तो सीएजी की रिपोर्ट और अमल में खूंट। जी हां, रिपोर्ट के मुताबिक योजना को जमीन पर अमल में लाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपात्र लोगों को आवास स्वीकृत करवाए। कई हितग्राहियों को एक साथ 2 योजनाओं का लाभ देने का मामला भी इसमें सामने आया है। तो आज इस पहली रिपोर्ट को हमारी जो हमने तैयार की है कैग पर है, और उसके बाद सियासत किस तरह से हो रही है, सब कुछ विस्तार से समझते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। खास पैनल इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहा है, देखिए। छत्तीसगढ़ की सियासत में पीएम आवास योजना पर तकरार नई बात नहीं है। अब नियंत्रक महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट में पीएम आवास योजना को लेकर गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। कैग की रिपोर्ट में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना में नियमों का उल्लंघन हुआ है। मार्च 2023 के लिए कैग ने रिपोर्ट तैयार की है। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, प्रेमनगर में नियम विरुद्ध आवंटन हुआ। 71 हितग्राहियों को 3 लाख से ज्यादा आय के बाद भी योजना का लाभ पहुंचाया गया। 250 हितग्राहियों के नाम पर जमीन ही नहीं थी, फिर भी उन्हें 4.5 करोड़ भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री शहरी और ग्रामीण योजना में भी समन्वय नहीं होने का खुलासा हुआ है। 99 हितग्राहियों ने 2 योजनाओं का लाभ लिया। 35 को पहले ही मिल चुका था लाभ। ज्यादा से ज्यादा मकान महिलाओं के नाम पर देने थे, 50% ही महिलाओं को मिल सका। योजना की निगरानी में भी बड़ी गड़बड़ी पाई गई। गलत जियो टैगिंग का भी प्रयोग हुआ। सीएजी की रिपोर्ट में पीएम आवास योजना में गड़बड़ी के खुलासे के बाद प्रदेश में सियासत तेज है। जहां जहां भी हम ढूंढेंगे कांग्रेस के साथ भ्रष्टाचार जुड़ा मिलेगा। और आज नहीं, 1947 से लेकर आज तक इतिहास निकालिए, कांग्रेस पूरे देश के साथ इस प्रकार की भ्रष्टाचार करने का, लोगों को झूठा आश्वासन देने का, लोगों के सामने जो है झूठ का पुलिंदा बांधने का, इनका कार्य ही रहा है। और मैंने सीएजी की रिपोर्ट अभी तो पढ़ा नहीं है, कल ही आया है, मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन कांग्रेसियों ने तो जिस तरीके से हमारे लोगों का आवास बनने से उनको वंचित करने का काम किया, वो स्पष्ट हो रहा है और गरीबों की हाय लग रही है। छत्तीसगढ़ की सियासत में पीएम आवास सबसे चर्चित मुद्दा है। अब सीएजी की रिपोर्ट में इसे लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। इन खुलासों ने मॉनिटरिंग सिस्टम पर तो सवाल खड़े किए ही हैं, सियासी चेहरों को वार पलटवार का अवसर भी दे दिया है। आरोप प्रत्यारोप की सियासत से अलग जरूरी है कि जिन बिंदुओं पर कैग ने गड़बड़ी की बात की है उसे गंभीरता से लिया जाए और पीएम आवास जैसे महत्वपूर्ण योजना की मॉनिटरिंग का सिस्टम बेहतर हो, ताकि भविष्य में गड़बड़ियों की गुंजाइश न बचे। गौरव शर्मा, रायपुर। तो इस विषय पर विस्तार से बात करते हैं। 3 खास पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कौन कौन है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हैं प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के उज्जवल दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रूपेश दुबे जी। रूपेश जी, बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक बाबूलाल शर्मा जी। बाबूलाल जी, बहुत स्वागत है, बहुत आभार, आपने वक्त दिया हमें। रूपेश जी, सबसे पहले मैं आपका रुख कर रही हूँ, चूंकि ये 2023 की कैग रिपोर्ट जो है वो सामने आई, आपसे समझना चाहते हैं इस विषय में कि आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है इस पूरे विषय में। इसे क्या समझा जाना चाहिए कि जो अब तक बीजेपी कहती आई वो सच था, क्योंकि कैग रिपोर्ट तो यही कह रही है। सोनल जी नमस्कार, बाबूलाल शर्मा जी नमस्कार, उज्जवल दीपक जी नमस्कार। सोनल जी, गरीबों के आवास प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 से प्रारंभ हुआ। भाजपा की सरकार 3 साल रही। 3 साल भाजपा की सरकार रहने के बाद उन्होंने मात्र 2,67,000 मकान बना पाए। 18,75,580 आवास हितग्राही स्वीकृत थे। कांग्रेस की सरकार ने पूरी संजीदगी के साथ जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राही थे उनको लाभ देने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। लेकिन 2016 से 23 तक जो कांग्रेस सरकार थी, 11,73,146 आवास स्वीकृत हुए थे और 8,63,567 आवास पूर्ण हो चुके थे। प्रतीक्षा सूची में 6,99,439 थे। और देखिए, दुर्भाग्य देखिए, वर्ष 21-22 में 7,81,999 आवास को प्रधानमंत्री आवास योजना से केंद्र सरकार ने वापस ले लिया। लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पत्राचार करते रहे। 2022 में उन्होंने पत्राचार किया, उसके बाद 23 में पत्राचार किया, उसके बाद भी स्वीकृति नहीं मिली। और लगातार कांग्रेस सरकार रहने के कारण केंद्र की भाजपा सरकार ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए जो हितग्राही थे उनको लाभ मिलने से वंचित किया।
उसके बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने यह योजना लागू करके छत्तीसगढ़ आर्थिक जनगणना के आधार पर 10,76,545 परिवार को आवास देने की उन्होंने मुहिम चलाई और उन्हें प्रथम किस्त की राशि दी। जिस प्रकार से बातें आ रही हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन केंद्र सरकार को करना है। ग्रामीण स्तर पर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत हितग्राहियों की चयन करती है और उसके बाद जनपद और जिला पंचायत पर वो आता है और जियो टैग के माध्यम से स्पॉट का इंस्पेक्शन किया जाता है, देखा जाता है और उसके बाद स्वीकृति के बाद प्रथम चरण, द्वितीय चरण माने किस्तों में राशि दी जाती है। लगातार केंद्र सरकार, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार होने के कारण हितग्राहियों को लाभ ना मिले, एक सुनियोजित साजिश के तहत उन्होंने काम किया। अच्छा, इसलिए अलॉटमेंट के बाद भी आप आवास नहीं बना पाए, ये कह रहे हैं आप? केंद्र सरकार के अलॉटमेंट के बाद भी आप आवास नहीं बना पाए? हमने पूरे आवास बनाया सोनल जी। इन्होंने 7,81,999 आवास को वापस लिया। देखिए 60-40 का रेशियो रहता है। उसके बाद यदि केंद्र सरकार एक सुनियोजित साजिश के तहत छत्तीसगढ़ सरकार को, चाहे धान खरीदी में हो, चाहे जितने भी योजनाएं हो जो आम जनता से जुड़े हुए थे, उसमें मैंने कि परेशान करने की नियत उन्होंने साजिश रची थी। अच्छा, जिसके चलते ये रिपोर्ट ये भी कह रही है कि बिना जमीन अलॉट किए राशि जारी कर दी गई। यहाँ क्या तकलीफ हो गई थी? राशि कैसे जारी हो गई जब आपने तमाम चीजें अभी बोली हैं? तब आऊंगी आपके पास उज्जवल जी। सोनल जी, बिना जमीन आवास स्वीकृत होने की बातें नहीं रहती। होता ग्रामीण परिवेश में क्या होता है, परंपरागत रूप से आपसी बंटवारा करके भाई, जो दो भाई रहते हैं या दो परिवार में है या कोई परिवार के लोग रहते हैं, एक पारिवारिक व्यवस्था के चलते हुए आपस में बंटवारा कर लेते हैं। उस बंटवारों को तहसीलदार न्यायालय भी मानती है। यदि न्यायालय में मामला लंबित रहा होगा या कोई परिस्थिति रहती होगी, लेकिन वो उनका राजस्व अभिलेख में नाम नहीं भी होगा, फिर भी एक पारिवारिक व्यवस्था के अंतर्गत जो बंटवारानामा होता है, जिसमें वो भूमि के स्वामी कहते हैं, कब्जा के आधार पर छत्तीसगढ़ में आज भी बहुतायत तो अपने भूमि के स्वामी होते हैं। उस आधार पे भी यदि प्रधानमंत्री आवास मिला होगा, यदि वो आवासहीन व्यक्ति है, यदि उसको आवास की आवश्यकता है, यदि उसको ग्राम सभा ने और जिला और जनपद पंचायत ने भी अपनी स्वीकृति दी है, तो उस स्थिति में राशि का हेराफेरी नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक तकनीकी त्रुटि, राजस्व अभिलेख में उसका नाम नहीं है, लेकिन वो भौतिक रूप से वहां पर काबिज है और पारिवारिक व्यवस्था के अंतर्गत बंटवारा में वो काबिज है। तो ऐसी स्थिति में वो पात्र हितग्राही है। और ये कई ऐसे भी नाम हैं, लगभग 71 के करीब, जो कि अपात्र हैं, उनको भी जो है वो आवास मिल गए। इसके लिए क्या कहेंगे? सोनल जी, आवास स्वीकृति किस वर्ष में हुई, केक की रिपोर्ट किस वर्ष में आई? देखिए, लगातार प्रत्येक वर्ष व्यक्ति का जीवन यापन का जो जीवन यापन है लगातार बढ़ता है, उसके आय बढ़ते रहती है। यदि कोई व्यक्ति जिस समय अपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन प्रस्तुत किया होगा, तो सक्षम प्राधिकारी से आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया होगा। यदि 2 साल के बाद यदि उसकी आय कहीं से बढ़ गई होगी, तो वो अपात्र हितग्राही कैसे हो सकता है? वो जब आवेदन प्रस्तुत करेगा, और देखिए ग्राम सभा में जब होती है, ग्राम पंचायत में आप कहीं काला पीला हो सकता है, लेकिन ग्राम सभा में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के बारे में जानते हैं और ग्राम सभा से यदि स्वीकृति होती है तो उसमें गलतियां होने की बहुत कम संभावना होती है। अच्छा, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी। गलतियां भारी हो गई और ये ऐसे ही हो गई या की गई हैं? उज्जवल दीपक जी से समझेंगे विस्तार से। उज्जवल जी बताइए, ये तो कह रहे हैं कि एक तो उनसे ये व्यवहार किया गया कि कांग्रेस की सरकार थी राज्य में, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, तो बदला तो आप तब से ही ले रहे हैं, बदला आपने चुनावों में भी ले लिया। अब कैग की रिपोर्ट कह रहे हैं हमारे तो हाथ बंधे हुए थे साहब, हम क्या करते? सोनल जी, सबसे पहले नमस्कार, और मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा और रुपेश जी से चाहूंगा कि बिना इंटरप्ट के बातों को सुने। ठीक है। मैंने उनको एक बार भी नहीं टोका, बहुत सारे झूठ बोले उन्होंने, मैंने एक बार भी नहीं टोका। देखिए, मेरी बातों का जो जवाब है ना, वो टी.एस. सिंहदेव जी के उस लेटर में है जो उन्होंने लगभग 3-3.5 साल पहले लिखा था राज्य सरकार को, अपने ही मुख्यमंत्री को। भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि किसी मंत्री ने अपने विभाग से इस्तीफा दिया था। शायद मुझे दूसरी घटना ऐसी याद नहीं आती है, जितना भी मैंने राजनीति पढ़ी है या देखी है, जिसमें किसी मंत्री ने अपने विभाग से इस्तीफा, उन्होंने पंचायत एवं ग्रामीण विकास से विभाग से इस्तीफा दिया था। क्या कहते हुए कि
प्रधानमंत्री आवास का जो अलॉटमेंट है वो केंद्र से आने के बावजूद राज्य सरकार अपने वादों को पूरा नहीं कर रही है और उसके लिए राशि जारी नहीं कर रही है। इस बात का उनको बड़ा दुख है और इस कारण से वो इस्तीफा देने जा रहे हैं और उनका इस्तीफा स्वीकार भी हो गया, उनको मनाने की कोशिश भी नहीं हुई। तो जितने डांटे, जितना डाटा, जितना फर्जी आंकड़ा अभी रुपेश जी प्रस्तुत कर रहे थे, इस लेटर में, उस एक लेटर में जो मैंने नहीं लिखा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने लिखा, हमारे विपक्ष नेता ने नहीं लिखा, उनके खुद के उस विभाग के मंत्री ने लिखा। तो शायद मुझे लगता है, मुझे विश्वास हो या ना हो, कांग्रेस को विश्वास जरूर होना चाहिए। दूसरा, आज इनके कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज जी ने एक प्रेस में ये कहा, इस कैग रिपोर्ट को लेकर आरोप लगाए और कुछ देर बाद जब उनको पता लगा कि कैग रिपोर्ट आज की नहीं है, 25 में जारी जरूर हुई है, पर उसका जो समय काल है वो 23 का था, वो वीडियो डिलीट हो चुका है ट्विटर से भी। उन्होंने अपनी सरकार की ही पोल खोल दी, भूपेश बघेल की सरकार के काले कारनामों की पोल खोल दी और ऐसे ऐसे आरोप लगाए हमारे ऊपर, ये सोचते हुए कि हमारे कार्यकाल की रिपोर्ट है। उन्होंने ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं की। उनके सलाहकारों की जो टीम है एनजीओ की, उन्होंने भी उनको नहीं बताया कि भाई साहब ये 2023 की भूपेश बघेल सरकार के समय के कार्यकाल की रिपोर्ट है। और सोनल जी, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप इस बात को समझिए कि हमारी सरकार का जो सबसे बड़ा वादा था वो था 18 लाख आवास स्वीकृत करने का। प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी थी। और आप याद कीजिए, क्या आप बता सकती हैं हमारी सरकार आने के बाद, मुख्यमंत्री के शपथ होने के बाद पहली कैबिनेट में क्या हुआ था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नहीं, आप बताइए जरा। नहीं, आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, जवाब देने की चेयर पे तो आप बैठे हैं। नहीं, मेरे पास आपके लिए सवाल है, लेकिन मेरे पास आपके लिए सवाल है। कंफर्मेशन चाहता था। पहली कैबिनेट मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने 18 लाख आवास की स्वीकृति वाली फाइल पे हस्ताक्षर किए थे। ये जग जाहिर है, हाँ, सबको पता है। नहीं, कांग्रेस ने गरीबों के आवास रोके, उनको नहीं दिया, इनके मंत्री ने अपने विभाग से इस्तीफा दिया। इन्होंने जितने बातें की सारे झूठ है, सारे आंकड़े फर्जी है। अपात्रों को भी इन्होंने घर बांटे, अपने कार्यकर्ताओं को घर बांटे और वो घर भी पूरे नहीं हुए। कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए, बात करने के पहले, आरोप लगाने के पहले। ठीक है, पहली कैबिनेट के बारे में आपने जिक्र किया, लेकिन मैं अभी की यदि चर्चा करूं तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूं कि ये क्यों आरोप लग रहे हैं कि आधे अधूरे आवास आपने दिए हैं? 18 लाख पे हस्ताक्षर फाइल पे जरूर कर दिए उज्जवल दीपक जी, लेकिन क्या वो पूरे बने हुए हैं? क्या आपने आधे अधूरे दिए हैं? कई जगहों से ये खबरें आती रही, इस बारे में क्या कहेंगे? उज्जवल जी, आप म्यूट हो गए, शायद आपको अनम्यूट करना होगा, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। जी सोनल जी, आपको पता होगा और पता होगा ही, प्रधानमंत्री आवास मिलने की प्रक्रिया होती है जी। पहले स्वीकृति होती है, कुछ एडवांस राशि होती है, फिर उसका इंस्पेक्शन होता है, फिर स्वीकृति होती है, फिर पैसा मिलता है, फिर तीसरी किस्त आती है। तो प्रक्रिया के तहत ये आवास मिलते जाते हैं, स्वीकृत होने के बाद बनते जाते हैं, अनेक लोग इंस्पेक्शन करते हैं, उसके बाद फाइनल किस्त जारी होती है, उसके बाद गृह प्रवेश होता है। और जब गृह प्रवेश होता है, हमारी सरकार एक आयोजन। तो चलिए, आपके पास आंकड़ा तो होगा कि मतलब इतने बन गए हैं, इतने बनने की प्रक्रिया में हैं, इतने आवंटित हो चुके हैं। सर, कुछ है क्या आपके पास? 2 साल हो गए सारे सर, हमने जितने स्वीकृति दी थी और जितने पूरे हो रहे हैं, आप सबको जानकारी, और सबको हम तो गृह प्रवेश करवा रहे हैं। उनके चरण धो के माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे आवास एवं पर्यावरण मंत्री, हमारे पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, उनके पैर धो के उनका गृह प्रवेश कर रहे हैं। जी जी। आप आयोजन में देखती होंगी, आप अखबारों में भी पढ़ती होंगी, आप टीवी में भी मैं आंकड़ा आपसे जानना चाह रही थी, मुझे लगा कि शायद आपको पता हो कि अभी इतने बन गए। 18 लाख का वादा, वो फाइल तो आपने पहली कैबिनेट में साइन कर दी, अच्छी बात है, लेकिन अभी ये 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, तो क्या आंकड़ा आपके पास है? आप जुटा ले तो बताइएगा, मैं अगले सवाल पर आपके पास आऊंगी, लेकिन मैं बाबूलाल जी का रुख कर रही हूँ। उज्जवल जी, प्रधानमंत्री आवास का निर्माण होता है, हमारी सरकार गृह प्रवेश का आयोजन कर, ठीक, उनको गृह प्रवेश करवाती है। ठीक है उज्जवल जी, मैं अभी पहले बाबूलाल जी का रुक रही हूँ। बाबूलाल जी, आपसे समझना है भाई, कैग की रिपोर्ट आई है और जो कुछ कहा है, नतीजा तो चुनाव नतीजों में दिख ही गया कि क्या हुआ। फिर विपक्ष में बैठे हैं रुपेश दुबे जी और उनकी पार्टी। इन सब के बीच आपसे ये समझना है कि कैग की रिपोर्ट कितनी महत्वपूर्ण, अब 23 की 2026 लगने को है 15 दिन के बाद,
ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या कार्रवाई और क्या क्या उम्मीद करनी चाहिए? सिर्फ एक रिपोर्ट होती है या वाकई में कुछ उम्मीद करनी चाहिए कि अब जो है वो कार्रवाई भी होगी, जो अधिकारी इसमें मिले रहे, कुछ ऐसी नजीर पेश होगी, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए कि बाबूलाल जी? देखिए, सबसे पहले तो समझिए कि पीएम आवास जब से प्रारंभ हुआ है तब से विवादास्पद विषय रहा है, सरकार किसी की भी रही हो। कभी भी जो है पीएम आवास का जो है सकारात्मक दृष्टिकोण जो है या बिना आरोप के कभी अच्छे से काम हो गया हो, ऐसा हमने कभी देखा नहीं। सबसे ज्यादा विवाद हुआ है कांग्रेस की सरकार में। कांग्रेस की सरकार ने आरोप लगाया कि केंद्र हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है, और केंद्र ने कहा हमने पूरा अपनी राशि जो है वो दे दी है, स्वीकृति दे दी है, राज्य सरकार जो है अपना योगदान उसमें नहीं दे रही है। ये विवाद चलता रहा, और जो है आज की स्थिति में भी आप सरकारें जो है खुश न हो, प्रवक्ता खुश न हो कि हमारे समय में नहीं हुआ, इनके समय में हुआ। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये विषय ही विवादास्पद है। अगर अभी जो काम हो रहे हैं उसमें आप देखेंगे प्रतिदिन अखबारों में समाचार आ रहे हैं कि पहली किस्त नहीं मिली, दूसरी किस्त नहीं मिली, काम रुक गया है और लोग परेशान हैं। तो ये विषय ही ऐसा विवादास्पद है, सरकारें इसमें नियंत्रण नहीं कर पाती हैं। स्थिति ऐसी हो जाती है कि कई बार जो है कार्यकर्ता कूद पड़ते हैं इसके अंदर माने आवास लेने के लिए, तो वो अपना उल्टा सीधा काम करके जो है वो इसमें घुसने का प्रयास करते हैं। तो ये सारे विवाद जो है होते हैं। ये सरकार, देखिए सरकार जाने का एक कारण ये भी है, कांग्रेस की सरकार जो गई उसका कारण एक तो ये भी है कि वो अपना योगदान नहीं दिए और काफी कुछ विवाद इसमें बना रहा, तो जिसका प्रचार जो है वो जनता तक पहुंचा कि पीएम आवास जो है उसको कांग्रेस जो है ज्यादा रुचि नहीं ले रही है। और ये लगभग मैं समझता हूँ कुछ हद तक ये सत्य भी था कि रुचि बहुत ज्यादा उन्होंने पीएम आवास पे नहीं ली। उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है कि कहीं प्रधानमंत्री का नाम हो जाएगा, केंद्र का नाम हो जाएगा, भाजपा को फायदा मिलेगा, जो भी राजनीतिक कारण हो, लेकिन था, ये विषय था। अब अभी जैसे देखें तो आंकड़े की बात जहां तक, कोई भी सरकार, मैं दावे से कह रहा हूं, सही आंकड़ा प्रस्तुत नहीं कर सकती। फर्जी आंकड़े नहीं कहता, लेकिन हवाई आंकड़े मिलेंगे आपको, जब भी मिलेंगे एग्जैक्ट आंकड़े जो है कोई नहीं बता सकता। क्योंकि आज अगर जो आंकड़े दे उज्ज्वल दीपक जी अभी आंकड़े नहीं दे पाए, शायद वो लेके नहीं आए होंगे, देते भी तो उतना अगर धरती पर जाकर अपना जांच करने के विषय आते, कोई जाता, तो फर्क मिलेगा। इसलिए जो है ये बड़ा विवादास्पद विषय है, लेकिन बहुत अच्छी योजना है। सत्य बताता हूँ सोनल जी, मेरे जीवन काल में जितनी भी योजनाएं मैंने देखी हैं, इससे बेहतर योजना मुझे कोई नजर नहीं आई। जी बाबूलाल जी ने अपने बहुत संक्षिप्त उसमें ना काफी कुछ कह दिया है। उज्ज्वल दीपक जी के लिए भी सवाल छोड़ दिए हैं और रुपेश जी के लिए तो है। रुपेश जी, जो बात अभी उज्ज्वल दीपक जी ने कही कि वो ग्रामीण पंचायत विभाग से किस तरह टीएस सिंहदेव जी ने इस्तीफा दिया था, तो मुझे लगता है वो सवाल मेरा उसी से जुड़ा है कि कम से कम कैग रिपोर्ट और उसके बाद ये उदाहरण देने के बाद आप इतना तो मानेंगे ना कि आपके अपनों की ही वजह से आपकी सरकार चली गई। या जो आपने आवास, पीएम आवास की बात अभी जो बाबूलाल जी ने कही है कि अभी आपने पहले उदाहरण ये दे दिया कि भाई हम कांग्रेस की सरकार थी इसलिए हमको सपोर्ट नहीं किया केंद्र ने, लेकिन केंद्र की योजना थी इसलिए आपने उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, ये भी वजह रही। और आपसी गुटबाजी तो थी ही, इसकी वजह से ही शायद सरकार नहीं दोबारा आ पाई। रुपेश जी, मुझे लगता है इतने सारी चीजों के बाद जब मतदाताओं ने भी आपको बता दिया कि क्या वजह है, अब तो स्वीकार कर लेंगे इस बात को। सोनल जी, जिस प्रकार से टीएस सिंहदेव जी ने अपना मंत्री पद छोड़ा, पद उस विभाग का इस्तीफा दिया, बार बार भाजपा के लोग कहते हैं, उज्ज्वल दीपक की बड़ी बड़ी बातें अभी कर रहे हैं। देखिए 18 लाख आवास कैबिनेट ने पहला निर्णय लिया और उसके बाद ये चिंतनीय विषय रहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट का पहला निर्णय कब क्रियान्वित हुआ। और मैं फिर से कहना चाहूंगा और दावे के साथ कहना चाहूंगा, पब्लिक डोमेन में बातें हैं कि कांग्रेस के सरकार में 2018 से लेकर के 2023 तक 8,63,567 मकान कांग्रेस की सरकार ने बना करके दिए। पहले उनके लेटर का जवाब तो दीजिए। आपके मंत्री ने पत्र लिखा था, मंत्री ने उस विभाग की, मैंने देखिए उसका तो जवाब दीजिए पहले। आप
देखिए जिस अब प्रकार हमारे ऊपर आ रहे हैं। सुनिए उज्जवल जी देखिए वो नहीं टोक रहे थे। अब बात कंप्लीट करने दी सर, समय कम बचा है। जल्दी से मुझे बाबूलाल जी से एक सवाल और करना है, जल्दी से। देखिए हाँ मैं फिर से बताना चाहूंगा सर, आप ना अपने विषय पे रहिए सर, मत जाइए वहां। नहीं, वो मैंने उज्जवल जी से सवाल पूछ लिया। वो आप तो अपनी बात कहिए, इसे स्वीकार कर लीजिए कि हाँ ऐसा हुआ है। और नहीं कुछ तो आप कैग की रिपोर्ट पूरी पढ़ेंगे तो वो हर आप महिलाओं को ज्यादा देने थे, 50% आप दे पाए। और भी कई सारे 250 हजार के नाम जमीन ही नहीं थी, 4.5 करोड़ का भुगतान हो गया। हर बात में आप जो है वही ढोल देंगे क्या कि उनकी वजह से नहीं कर पाए? सोनल जी, बातें ढोल की नहीं है। बात है जब सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना जो थी 2011 के अनुसार में, इन्होंने जनगणना कराया नहीं पहली बात। और आप मेरा सवाल नहीं समझ रहे हैं या आप बोलना नहीं चाहते हैं सर? मैं समझ रहा हूँ सोनल जी, लेकिन जिस प्रकार से ये 18 लाख आवास, 18,75,80 आवास मकान बनाना, क्या बोल के इस्तीफा दिया था? अब क्या बोलेंगे? अब सरकार है नहीं, ठीक है। चलिए उज्जवल जी जल्दी से। उज्जवल जी जिस प्रकार से जो आंकड़े थे, हाँ। 18,75,580, उसको आज भी उज्जवल दीपक जी और भाजपा की सरकार कह रही है। तो कांग्रेस सरकार में और 3 साल भाजपा की जो सरकार थी, उन्होंने एक भी आवास नहीं बनाए। ठीक है सर, अब उनकी भी आ जाएगी। अभी 23 की आई है ना, 23 की आई है। उज्जवल जी बहुत संक्षेप में सर, मेरे पास समय नहीं है, बहुत संक्षेप में। सोनल जी, अभी तक रुपेश जी के पास उत्तर नहीं है। हाँ। उनके खुद के मंत्री ने इस्तीफा क्यों दिया? ठीक है, क्या बोल ठीक के है इस्तीफा सर। दिया था? हाँ। आवाज नहीं बना पाए, जनता ने वोट नहीं आप दिया। बनाइए, आगे आप ये चुनाव, वादा करके आए हैं ना 18 लाख आप आवास बनाने का, आप बनाइएगा सर। और आप जो उदाहरण दे रहे थे ना दीपक बैठ जी का, मैं आपको और एक उदाहरण देती हूँ। अरुण साहू जी ने भी आज इसी तरह का कुछ बयान दिया है, उसको भी देखिएगा। वो कह रहे हैं कि जब इतने बड़े काम होते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत संभव हो जाता है। वो पता नहीं वो भी आए थे कि नहीं पढ़कर, ये भी देख लीजिएगा। फिलहाल बाबूलाल जी इजाजत नहीं मिल रही, लेकिन आपने बहुत संक्षेप में सारी बातें, दोनों के लिए कई सवाल जहन में छोड़े हैं। इसके अगले उत्तर मिलेंगे अगले कभी आने वाले वक्त में, ऐसी उम्मीद करते हैं उज्जवल जी से, रुपेश जी से। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। नमस्कार।